कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक या ठिकाणी करण्यासाठी शहराध्यक्ष सन्माननीय शिरीषजी बोराळकर यांना या ठिकाणी आमंत्रित करतो। उत्तर भारतीय मोर्चाचे अध्यक्ष मुकेश शर्मा सध्या स्वागत करत आहेत। मोदी ॲट 9 जनसंपर्क अभियानाच्या कार्यक्रमासाठी खास करून आपल्यामध्ये उपस्थित असलेले आपल्या सगळ्यांना परिचित राज्यसभेचे खासदार व भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्रीय प्रवक्ता आणि ज्यांच्या तोंडामध्ये सरस्वती आहे असं आपण त्यांना डिबेट करताना पाहतो। एक स्वतंत्र विद्यापीठ त्यांच्यामध्ये आहे असे आपले सगळ्यांचे लाडके आदरणीय सुधांशु त्रिवेदीजी, केंद्रातले अर्थमंत्री आदरणीय डॉक्टर साहेब, महाराष्ट्र राज्याचे लोकप्रिय मंत्री आदरणीय अतुल सावे साहेब, आपल्या सगळ्यांना परिचित असलेले आपल्या सगळ्यांचे मार्गदर्शक नाना हरिभाऊ बागडे साहेब, संजय केणेकर, व्यासपीठावर माझ्या मागे जे उपस्थित आहेत सर्व व उपस्थित सर्व बंधू आणि भगिनींनो, खरं मी जास्त वेळ घेणार नाही, कार्यक्रमाला खूप उशीर झालाय, त्याबद्दल मी आपली दिलगिरी व्यक्त करतो। कारण आजचा हा कार्यक्रमाचे एक प्रमुख वक्ते सुधांशुजी आहेत आणि त्यांना आपल्या सगळ्यांना ऐकायचंय। मी एवढं सांगतो, सुधांशुजी आपका मैं बहुत दिल से इस शहर में स्वागत करता हूं और मैं आशा रखता हूं कि आगे चल के आप इस शहर में आए, क्योंकि आपके चाहने वाले इस शहर में बहुत है। आपने देखा है कि हर तख्ते पे आपको मिलते लोग तो आपसे रूबरू होना चाहते हैं, आपसे फोटो खिंचवाना चाहते हैं। मैं फिर एक बार आपसे धन्यवाद कह के मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूं। इमरजेंसी के दौरान जेपी का स्वास्थ्य तेजी से खराब होने लगा। कैद के दौरान ही उनकी दोनों किडनी खराब हो गई और उनके इलाज में बरती गई लापरवाही आज तक जांच का विषय है। आपातकाल की वजह से जेपी की रिहाई के लिए भारत में खुलकर आंदोलन चलाना असंभव था। इसीलिए ब्रिटेन में सुरूर होदा ने जयप्रकाश नारायण की रिहाई के लिए नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नोएल बेकर की अध्यक्षता में फ्री जेपी अभियान तक चलाया। जेपी की तरह ही वाजपेयी जी को भी आपातकाल के दौरान खराब स्वास्थ्य की वजह से कई महीनों तक एम्स में भर्ती रहना पड़ा। आगे भी लंबे समय तक वाजपेयी जी को आपातकाल के दौरान उपजी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझना पड़ा। इसके अलावा मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, लालकृष्ण अडवाणी, विजय राजे सिंधिया, मुलायम सिंह यादव, महारानी गायत्री देवी, राज नारायण, जेबी कृपलानी, जॉर्ज फर्नांडीज जैसे नेताओं को आपातकाल के दौरान जेल में बंद रखा गया। इस कांग्रेसी दमन की सच्चाई दुनिया के सामने न आए, इसके लिए भारतीय प्रेस का गला घोंट दिया गया और यहाँ तक कि विदेशी पत्रकारों तक को देश निकाला दिया गया। बिना सरकारी निगरानी के अखबार एक भी लाइन नहीं लिख सकते थे। अखबारों के असली संपादक पुलिस अधिकारी बने बैठे थे। आपातकाल के 19 महीनों में 327 पत्रकारों को जेल, 3801 अखबार जब्त, 290 के सरकारी विज्ञापन बंद, करीब 60 लाख लोगों की नसबंदी, करीब 5 से 7 लाख लोग हुए बेघर। आज चाहे कांग्रेस अपने इस कलंकित तानाशाही इतिहास को छुपाकर कितना भी लोकतांत्रिक फ्री स्पीच की बात करे, लेकिन भारत की 140 करोड़ की जनता इस कांग्रेसी दमन को न भूलेगी न माफ करेगी। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। जिनकी जीवा पर सरस्वती का वास हो, जिनके हृदय में मां भारती का वास हो, ऐसे श्री सुधांशु जी चतुर्वेदी, ये किसी परिचय, सुधांशु त्रिवेदी जी, ये अपने आप में एक परिचय है। उनका परिचय करा देने के लिए मैं यहां पर श्री हर्षवर्धन कराड़, हमारे युवा नेता, इनसे आमंत्रित करता हूं, वो आए। मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर, इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में सभी भाइयों बहनों और ऊपर बैठे मेरे युवा मित्रों, जिन्हें हम सिर्फ टीवी पर देखते आए हैं, जिन्हें हम रात दिन बार बार जिनकी आवाज हम फोन पे सुनते रहे, ऐसा एक विशेष व्यक्तिमत्व,
एक प्रखर वक्ता, एक बुद्धिजीवी राजनीतिक नेता आदरणीय डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे बीच उपस्थित है। आप सभी मान्यवरों से अनुमति लेके मैं आदरणीय डॉक्टर साहब का परिचय आपके सामने देना चाहूंगा। आदरणीय डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी मूल रूप से उत्तर प्रदेश में लखनऊ से आते हैं। वे एक इंजीनियर है। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की पदवी प्राप्त की है। उन्होंने पॉलिटिक्स, कल्चर, एमर्जिंग ग्लोबल सिनारियोज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, योगा और फिलॉसफी ऐसे कई विषयों पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों में जैसे यूएसए, जापान, चीन, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, कतर ऐसे कई देशों में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और सम्मेलनों में भाग लिया है और भाषण भी दिया है। 2004 में बैंकॉक में विश्व युवा शांति शिखर सम्मेलन के उनको आमंत्रित किया गया था। 2007 में उन्होंने यूसीएलए, यूएस और कतर के विदेश मंत्रालय द्वारा उनको निमंत्रित किया गया था। 2008 में राष्ट्रीय चुनाव वर्ष 2008 के दौरान उन्हें ACYPL, अमेरिकन काउंसिल फॉर यंग पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा आमंत्रित किया गया था। 2011 में चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति द्वारा दक्षिण एशिया से उन्हें युवा राजनीतिक नेता के रूप में आमंत्रित किया गया था। 2014 में सिंगापुर के लिए युवा राजनीतिक नेता के रूप में उनको गवर्नमेंट ने आमंत्रित किया था। 2018 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, न्यू जर्सी, यूएस में संसदों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीतिक मामलों के कार्यक्रम के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया था। आज वो एक राष्ट्रीय प्रखर वक्ता है। भारत में किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के जो सूचना सलाहकार होते हैं उनमें से सबसे युवा सलाहकार अगर कोई रहे हैं तो आदरणीय सुधांशु जी त्रिवेदी रहे। जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए यह दायित्व संभाला तब उनकी उम्र केवल 35 साल थी। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे उनके सबसे कम उम्र के सूचना सलाहकार आदरणीय सुधांशु जी त्रिवेदी थे। भारत में उन दुर्लभ युवा राजनीतिक नेताओं में से है जो खुद चाइना और अमेरिका के जो यंग लीडर्स समिट होती है ऐसे देशों में वो खुद गए हैं और वहां पे उन्होंने भाषण भी दिए हैं। 2014 के आम चुनाव के दौरान मीडिया समिति और प्रचार अभियान के दौरान केंद्र स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने केवल 4 लोगों की समिति बनाई थी। इस समिति में स्वर्गीय सुषमा जी स्वराज थी। इस समिति में स्वर्गीय अरुण जी जेटली थे। इस कमेटी में इस भारत देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह थे और इस समिति का चौथा नाम आदरणीय डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी था। 2019 के लोकसभा चुनाव में वह चुनाव प्रचार के लिए मीडिया और साहित्य समिति के सदस्य के साथ राजस्थान के सहप्रभारी थे। आदरणीय डॉक्टर साहब, छत्रपति संभाजी नगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस छत्रपति संभाजी नगर के संपूर्ण नागरिक वर्ग की तरफ से हमारे शहर के पावन भूमि पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। जिन्होंने माखौल उड़ा दिया देश की संवैधानिक व्यवस्था का। और आज मजे की बात क्या है कि लोकतंत्र की दुहाई वो देते हैं जिन्होंने अपनी पार्टियों को लोकतंत्र की आड़ में राजतंत्र में परिवर्तित कर दिया है। ये वो लोग हैं जो अपनी पार्टी में तो बिल्कुल तय है कि यही के हाथ में नेतृत्व रहेगा, और जब ये कहो कि सबका नेतृत्व गठबंधन का क्या होगा, जी वो तो तय कर लेंगे, उसमें क्या होता, हम तो लोकतांत्रिक हैं, बाद में मिल बैठ के होगा। और वो कितने लोकतांत्रिक हैं वो सबको दिखाई पड़ रहा है कि मतलब उनकी जो स्थिति ये है कि वो मिलते भी हैं एक दूसरे से, जो कहते हैं ना कि मोहब्बत की दुकान सजा रहे हैं,
अरे भैया, मोहब्बत की दुकान बाकी को तो बाद में बताना, पहले आपस में देख लो कितनी मोहब्बत है और कितनी नफरत है, कितनी हिकारत है और कितनी एक दूसरे की खिलाफत है। और ये वो लोग हैं जो मिलते भी हैं और लड़ते भी हैं, दिखाते हैं एक से मोहब्बत है और अंदर अंदर लड़ाई है। ममता बनर्जी जी कांग्रेस को स्थान नहीं देना चाहती, केजरीवाल जी से उमर अब्दुल्ला लड़ रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि हम सब मिलकर लड़ेंगे। तो वो पुराना गीत याद आता है इनकी स्थिति के ऊपर कि तुम्ही से मोहब्बत, तुम्ही से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। तो इसलिए हम ये बात याद दिलाना चाहते हैं कि इमरजेंसी किस प्रकार से लगी और आज वही शक्तियां जिन्होंने इमरजेंसी लगाया था वो आज भारत को पुनः उसी स्थिति में ले जाना चाहती हैं। आज अगर कोई लोकतांत्रिक तरीके से कोई काम उठता है तो उनको लगता है कि इसमें किसी भी प्रकार की तानाशाही हो रही है। इस तरह के झूठे और अनर्गल आरोप लगाते हैं। और आपको पता है 27 ऐसे पत्रकार थे उस जमाने में विदेशी, इनको बाहर मतलब बंद कर दिया गया, आप बाहर चले जाइए, देश निकाला दे दिया गया। 30-35 ऐसे पत्रकार थे जिनके भारत में आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आज बीबीसी ये सब बोलता, बीबीसी के ऑफिस में ताला लगा दिया गया था। रॉयटर्स को कोई खबर लिखने पर रोक लगा दी गई थी। और वो लोग आके आज भाषण देते हैं। मुझे लगता है कि आज की युवा पीढ़ी को याद रखने की जरूरत है कि कितनी बड़ी कुर्बानियों के बाद यह है लोकतंत्र जिसकी रक्षा हुई है और देश आज एक प्रभावी जीवंत लोकतंत्र के रूप में स्थापित हुआ है। अब मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमने लोकतंत्र तो बचा लिया, परंतु अभी लोकतंत्र को गौरव तक ले जाने की जो यात्रा है वो बची है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने पिछले 15 अगस्त को क्या कहा कि ये स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष समाप्त नहीं हुआ है, ये अमृत काल शुरू हुआ है। अब हमारे सामने एक लक्ष्य है कि 75 वर्ष से शुरू करके जब हम 100 वर्ष पूरे करेंगे तब ये देश कहां पर होगा। ये देश वहां पे होना चाहिए जो इस देश का वास्तविक भवितव्य है। हम सबसे बड़ी इकोनॉमी भी होंगे, हम जगत गुरु भी होंगे, हम सबके सहयोग, सबके कर्तव्य के साथ होंगे। अब आप कहें जी इन्होंने कहा है, होंगे कैसे जी? अब मैं वो बताना चाहता हूं, अभी अमेरिकन एम्बेसडर ने का स्टेटमेंट आपको 3-4 दिन पहले याद हो तो उन्होंने कहा कि इंडिया इज मूविंग अहेड वेरी स्विफ्टली इन द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट 5G, मे बी next time we'll be talking about 6G, but India is above all because it is not 5G, 6G, it is Guruji. और वह गुरुजी कैसे हैं ऐसे भी समझिए। अब याद करिए कैनेडी सेंटर में जो प्रधानमंत्री जी थे तो एंटोनी ब्लिंकन जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने क्या बोला कि आई डेली परफॉर्म योगा टू कीप माई सेल्फ फिट एंड हेल्दी। तब गुरुजी हो गए ना कि अगर उनका भी विदेश मंत्री ये कह रहा है। और जब संयुक्त राष्ट्र संघ में 135 देश रिप्रेजेंटेड थे अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के ऊपर, यानी भारत की वो क्षमता है जिसे योग के द्वारा हम 135 देशों को नहीं, उसके एक एक व्यक्ति की स्वास्थ्य, चेतना और मानसिक स्वास्थ्य तीनों का संरक्षण करने में सक्षम है। ये दर्शाता है कि ये उभरता हुआ भारत है। द इंडिया इज राइजिंग टू मोटिवेट द वर्ल्ड, नॉट टू डोमिनेट द वर्ल्ड। और यहां पर मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा कि योग निश्चित रूप से एक बिल्कुल न्यूट्रल विचार है, परंतु यह भी सत्य है कि जिसको आज आप योग कहते हैं ना, ये योगासन, ये तो बड़ी एलिमेंट्री चीज है। ये तो आपकी चेतना के विकास से लेकर परमात्मा तक की यात्रा करवाने की क्षमता रखता है। केवल इसमें आसन की बात करना तो वैसे ही है जैसे आपके पास एसॉल्ट राइफल और आपका इसको डंडे की तरह इस्तेमाल करना है। तो इसलिए ईमानदारी की बात यह है कि हमारे वेदों में 6 दर्शन हैं, 6 दर्शन, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, योग, मीमांसा, वेदांत, जिसमें योग दर्शन पतंजलि ऋषि ने दिया है। और उसी से वो योगासन निकला है जो अष्टांग योग कहते हैं कि जिसके वो है ना यम, नियम, आसन, धारण, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, जो 10 स्थितियां हैं, 4 पद हैं, वो छोड़िए, वो तो आध्यात्मिक चेतना की बात है। तो हमें ईमानदारी से स्वीकार करना होगा, है तो बिल्कुल न्यूट्रल चीज, पर क्यों नहीं हमारा नाम होना चाहिए? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो सार्वभौमिक है, पर न्यूटन्स लॉ क्यों कहते हैं? न्यूटन ने पहले खोजा है। आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्यों कहते हैं? रिलेटिविटी तो सार्वभौमिक है, पर आइंस्टीन ने खोजा, उसका नाम दिया। तो हमें बिल्कुल कहना चाहिए
कि योग एक न्यूट्रल चीज है जो सबको लाभ पहुंचा रही है, परंतु भारत से द्वारा आया है तो हमें गर्व से कहना चाहिए ये भारत भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति और वेदों का भी हिस्सा है। तो इसके लिए मुझे अटल जी की कविता की वो पंक्ति याद आती जब मैंने देखा 178 देशों ने योग का समर्थन किया, 40 से अधिक मुस्लिम देशों ने समर्थन नहीं किया था। जब प्रस्ताव आया तो वो सेकंड प्रपोजर बने थे और पूरे विश्व में बड़ी बड़ी हस्तियां जिस ढंग से उसका पालन कर रही हैं, तो अटल जी की जो प्रसिद्ध कविता थी ना, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, तो उसकी वह पंक्ति मुझे याद आती है कि मानो आज मोदी जी के नेतृत्व में उसकी ये वाला छंद बिल्कुल चरितार्थ हो रहा है कि मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमरदान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर, मेरे स्वरनभ में गहर गहर सागर के जल में ठहर ठहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकते जगती सौरभ में, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने एक और आह्वान किया है कि गुलामी की, दास्ता की, मानसिकता की हर चीज से अपने को मुक्त करिए, वास्तविकता में उभर के सामने आइए। तो मैं अंत की तरफ जाते हुए यह कहना चाहूंगा कि जन जन के कल्याण के लिए, देश के विकास के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के आत्म गौरव के लिए आपातकाल की उन सारी यादों को ध्यान रखिए, क्योंकि जो इतिहास को नहीं याद रखते हैं वो इतिहास को भूल जाते हैं। इसलिए मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा, एक राइटर हुए हैं वीएस नायपॉल, जिनको नोबेल प्राइज मिला 2003 में लिटरेचर का, अपनी किताब एमंग द बिलीवर्स के लिए उन्होंने एक किताब लिखी है, इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन। वो जरूर हर भारतीय को पढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा भारतीय समाज में एक बहुत बड़ी समस्या है, इसके ऊपर जितना भारी अत्याचार हुआ है, चूंकि मैं यहां संभाजी नगर में खड़ा हूं इसलिए कह रहा हूं, जितनी यंत्रणाएं इसने देखी हैं, दुख की बात यह है कि उससे कोई सबक नहीं लिया है, बल्कि उसे भुलाने का प्रयास किया गया है। ये कौन कह रहा है? एक विदेशी है, वो ट्रिनिडाड के रहने वाले थे। उनकी बल्कि 3 किताबें हैं, एमंग द बिलीवर्स, बियॉन्ड बिलीव एंड इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन। तीनों पढ़िए। उन्होंने कहा भारत एक ऐसा विचित्र देश है जहां ऐसा जो इतिहास पढ़ाया जाता है जो राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने वाला नहीं, उसको नष्ट करने वाला हो। उन्होंने कहा भारत दुनिया का इकलौता देश है जो अपने लिखे इतिहास को प्रामाणिक नहीं मानता, विदेशियों के लिखे इतिहास को प्रामाणिक मानता है। उन्होंने कहा दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखा, कोई ब्रिटिश नहीं कहता कि जो फ्रेंच ने लिखा सही है, कोई जर्मन नहीं कहता जो पोलिश ने लिखा सही है, सिर्फ हिंदुस्तानी कहता जो विदेशी ने लिखा सही है। और चलो विदेशी भी मान ले तो ठीक है, विदेशियों में जो भारत में ज्ञान प्राप्त करने आए, चाहे चाइनीज ट्रेवलर वेन सॉन्ग, फाहियान हो, चाहे मार्को पोलो, उनका इतिहास सही नहीं है। जो हमसे लड़ने और लूटने के लिए आए थे, लुटेरों का लिखा इतिहास सही है। इसलिए उन्होंने कहा इंडिया इज ए वुंडेड सिविलाइजेशन। ये भारत एक बहुत बड़ी चुनौती से गुजर रहा है, हमें इसमें से भी बचने की जरूरत है। और ठीक हमारी स्थिति वो है जैसे हनुमान जी थे, उनके पास अतुलित बल था, अपरिमित शक्ति थी, सभी सिद्धियां थीं, मगर अपनी शक्ति भूले हुए थे। हमारे भारतीय समाज की भी स्थिति वही थी कि अपरिमित शक्ति है, मगर हम अपनी शक्ति भूले हुए हैं। और जो जो वो शक्ति याद आती जा रही है, तो बहुत से मारीच, सुबाहु, कालनेमी, ताड़का, सुरसा आके सब खड़े हो रहे हैं कि वो शक्ति नहीं प्रकट होनी चाहिए, वो शक्ति भूल जाएं उनको, क्योंकि ये डर लग रहा है। चिंता मत करिए, किसी भी संगठन के विकास की अवस्था की 4 अवस्थाएं होती। पहला होता परिहास, मजा गए, ये क्या है, कुछ नहीं। दूसरा होता विरोध, तीसरा चरण होता प्रबल विरोध, और फिर उसके बाद होता सब मिल के विरोध करो, और चौथा चरण होता स्वीकार्यता। तो आप समझिए हम चौथे चरण तक आ गए हैं, अगला चरण स्वीकार्यता का भी होने जा रहा है। और मैं एक और बात भी पुनः ये कहना चाहता हूं कि हनुमान जी का वो जो स्वरूप है, उनके अंदर कितनी शक्ति थी। मैंने वैसे पहले भी कई बार ये बात बोली है कि जो लोग हनुमान जी को बंदर समझते थे, कार्ल मार्क्स ने लिखा 1853 में न्यूयॉर्क हेराल्ड ट्रिब्यून में कि हिंदू जाति चाहे कितनी भी समृद्ध क्यों ना हो, पर ये बंदर, हनुमान, नंदी, बैल और गाय को पूजने वाले, हाथी गणेश को पूजने वाले, ये इसी लायक हैं, दे आर सेमी बारबैरिक, कि इन पे हुकूमत की जाए। और उसने वर्ड यूज किया कि द डिस्ट्रक्शन विद ब्रिटिशर्स आज डूइंग इज पेनफुल बट प्लेजरेबल ऑल्सो। ये इसी लायक है कि इनको नष्ट किया जाए, क्योंकि ये तो जानवरों के देव को देवता बना के पूजते हैं। मूर्ख वो नहीं थे, हम मूर्ख नहीं थे, मूर्ख वो थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि हनुमान जी क्या है। कभी आपने सोचा कि हनुमान जी क्या हैं? वानर हैं। उसके बाद क्या हैं? बाल ब्रह्मचारी हैं।
अतुलित बलशाली हैं, भगवान के सर्वाधिक निकट हैं। ये सारी चीजों का आपस में कोई कनेक्शन है? वो हमारे चेतना की एक अवस्था के प्रतीक हैं। बानर को अगर आप देखें तो बहुत चंचल जीव होता है। आप कभी बंदर को देखिए, एक क्षण के लिए वो शांत नहीं होगा, ऐसे ऐसे कभी कुछ ना कुछ करता रहेगा।